हाय एवरीवन। तो बच्चों, दिन के बजे हैं 5:30। आपको पता है कि रीनीट 2026 सीरीज चल रही है, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। और आज हम जा रहे हैं किस टॉपिक की तरफ? करंट इलेक्ट्रिसिटी को आज हम डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम तकरीबन 20 क्वेश्चन लेंगे। आज 5-8 लेंगे, कल भी लेंगे 5-10, तो इसको वाइंड अप करेंगे 2 दिन में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तकरीबन 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट एग्जाम में। मिनिमम 3 आते हैं और इसके साथ कैपेसिटर भी जुड़ा होता है, तो कैपेसिटर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो चलते हैं, हम लेते हैं हम पहला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। थोड़े से टॉपिक्स हैं इसमें, उनको भी साथ साथ डिस्कस ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम उठाते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत कुछ इसमें डिस्कस करना है। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी, a uniform wire of diameter D carries a current of 100 milliampere. Carries a current of 100 milliampere. When the mean drift velocity of electron, when the mean drift velocity of electron is v, of electrons in the wire is v, दिया है। गुड। फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर, अब डायमीटर को हाफ किया है। फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर d/2 ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल सेम है, ऑफ द सेम मटेरियल, same material, to carry a current of, to carry a current of 200 milliampere. The mean drift velocity of electron, the mean drift velocity of electron in the wire is, in the wire is. जरा इसको सॉल्व करो। रिपीटेडली ये JEE मेंस में पूछा गया है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन स्टार है, क्वेश्चन का स्टार है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन करो। अगर हम देखेंगे करंट डेंसिटी, J से डिनोट होती है, किसके बराबर होती है? NEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसके बराबर भी होती है करंट पर यूनिट एरिया। होती है कि नहीं होती है? करंट डेंसिटी पढ़ा है, J इज इक्वल टू NEVD, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड E क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट क्या आएगी? अगर हम यहां देखेंगे I इज इक्वल टू NEVD A। अगर हम एरिया देखेंगे, एरिया किसके बराबर होता है बच्चों? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना होता है? d/2, तो ये आएगा पाई, आर के बदले d/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा पाई/4 d स्क्वायर। तो अगर हम यहां देखेंगे I इज इक्वल टू NEVD पाई/4, एरिया के बदले d स्क्वायर। देखो हमें क्या क्या दिया है, I दिया है, VD दिया है, D स्क्वायर दिया है। देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट रहेगा वायर का, बिल्कुल। E भी कांस्टेंट रहेगा, पाई/4 भी रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD D स्क्वायर, बिल्कुल VD D स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा? I2/I1
इज इक्वल टू V2 by V1 इंटू D2 by D1 का होल स्क्वायर। फार्मूला बनानी आई चाहिए। जब आपको फार्मूला बनानी आएगी तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। देखो करंट डेंसिटी से इसका आंसर आ जाता है। क्या है बेटा I2 है 200 मिली एम्पियर, 200। I1 है 100। कहाँ है I1 कहाँ है? ये है। मटेरियल सेम है। V2 कितना है? V2 हमें निकालना है। V1 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ये है। D2 कितना है? D/2। और D1 कितना है? D1 है D का होल स्क्वायर। D और D कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल, यह आएगा 2 V2 by V1 के बदले V, यह आएगा 1/4। तो इसको लिख सकते हैं V2 by 4V। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, V2 किसके बराबर आएगा? 4 2 8 वोल्ट, 8V। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? 8 टाइम्स ऑफ V1। तो ये है इसका आंसर। आपके सामने धुआं हो गया 1 मिनट। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। अब देखो बेटा, सिग्मा कंडक्टिविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको भी स्टार मान लो। सिग्मा है कंडक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं इट इज 1/ρ। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ये यहाँ टर्म मुझे याद आ गई। तो इनके बीच ये रिलेशन है। रेजिस्टिविटी आपको पता है, रेजिस्टेंस होती है R = ρL/A। Resistance depends upon the length and area. That means it depends upon the shape of the conductor. But resistivity does not depend upon the shape of the conductor. It's the material of a conductor. It's the property of a material of a conductor. ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ क्या लेते हैं हम? जो करंट की डायरेक्शन होगी। करंट अगर ऐसे है तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एरिया के लेते हैं परपेंडिकुलर टू द करंट। एरिया ये होता है परपेंडिकुलर टू द करंट। तो रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम रेजिस्टिविटी देखेंगे, रेजिस्टिविटी होती है RA/L। इसके बराबर भी होती है रेजिस्टिविटी। तो अगर आप देखोगे करंट डेंसिटी जो हमने यहां पढ़ी है, करंट डेंसिटी ये होती है सिग्मा E आल्सो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? 1/ρ। तो हम लिख सकते हैं E/ρ। इसके बराबर भी होगी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज आल्सो सिग्मा E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E/ρ। ρ इज रेजिस्टिविटी, क्योंकि सिग्मा और ρ के बीच क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखोगे ये जो सिग्मा है ना कंडक्टिविटी, ये Ne² τ/, ये इसके बराबर भी होती है Ne² रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय m। इसके बराबर भी होती है, इसके बराबर भी होती है। तो अगर आप यहाँ रो देखोगे, अगर आप यहाँ रो देखोगे, सिग्मा किसके बराबर है? Ne² τ/m इज आल्सो इक्वल टू 1/ρ। तो रो किसके बराबर आएगा? रो बराबर आएगा m डिवाइडेड बाय Ne² τ। रेजिस्टिविटी इसके बराबर भी होती है। थोड़े टर्म्स हैं जो मैं आपको सिखाता हूं। रेजिस्टिविटी इसके बराबर भी होती है m डिवाइडेड बाय Ne² τ। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन इनवर्स। रेजिस्टिविटी आपको पता है किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी इसके बराबर भी होती है, तो इसका इनवर्स आ जाएगा रो। करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी इसके बराबर भी होती है Ne² τ/m। तो अगर आप देखोगे यहाँ Ne² τ/m 1/ρ, रो को ऊपर ले जाओ, रो इज इक्वल टू इसका भी उल्टा हो जाएगा m डिवाइडेड बाय Ne² τ। दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल टर्म्स, सिंपल टर्म्स। तो चलो चलते हैं आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया मैंने इसका। तो लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान है, वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आसान है, इसमें क्वेश्चन गिने चुने आते हैं जो मैंने सभी कंसिडर किए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है।
छोटे छोटे टॉपिक्स आपको क्या करने हैं बच्चों, क्लियर करने हैं। देखो एक क्वेश्चन आया है मैच द फॉलोइंग। देखो क्या आया है, जेडब्ल्यू मीन्स का क्वेश्चन है और आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1, कॉलम 2। स्पेलिंग को छोड़ो, देखो पहला ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे देखना फार्मूलाज आपको पता लग जाएगी। बी है रेजिस्टिविटी, सी है रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड, डी है करंट डेंसिटी। आपको सब पता होना चाहिए, आप थोड़ी कवे हो, आप चील हो, आप ऊंची उड़ान के लिए बने। आप देखो बेटा इसका कॉलम क्या है, यहाँ इसको हम पी लेंगे, ये है m बाई एन ई स्क्वायर सिग्मा, नो सिग्मा नहीं रो, शायद सॉरी रो। क्यू है एन ई वी डी, आर है ई टाउ बाई एम, एस है ई बाई जी। जरा करो इसको। अभी इससे पहले 2 सेकंड पहले मैंने आपको दिखाया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, जे होता है ई बाई रो, तो रो आएगा ई बाई जी, रो आएगा बी का एस, तो यहां लिखू बी का एस आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, ये होती है ना ई टाउ बाई एम, तो ए का आर बी का एस। अब देखो करंट डेंसिटी, अभी देखा हमने करंट डेंसिटी वाला तो ये है, डी का क्यू, एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो इसको, डी का क्यू। अब क्या बचा यहाँ पे बचा बी सी बचा रिलैक्सेशन पीरियड, सी का क्या आएगा पी, सी का आएगा पी, हो गया, सी का आएगा पी, सी का आएगा पी, ए आर बी एस सी पी एंड डी क्यू। दिस इज मैच द कॉल। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू मीन्स में पूछा गया है, जेडब्ल्यू मीन्स, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। अभी हमने पढ़ा है करंट डेंसिटी पे भी पढ़ा हमने, रेजिस्टिविटी पे भी पढ़ा हमने और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी पढ़ा हमने। तो तीनों जब आपको पता है, चौथा खुद ही पता लग जाएगा। अब है इसमें एक टर्म जिसको बोलते हैं मोबिलिटी, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, म्यू से डिनोट होती है, क्या होती है मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बच्चों हमारे पास बैटरी है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होती है, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक न्यूटन से, एक यूनिट से, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, वही होती है मोबिलिटी, अपनी लैंग्वेज में।
इंग्लिश को छोड़ो, डेफिनेशन को छोड़ो, हमें पता है बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम क्या है? बैटरी मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो मूव करते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 यूनिट से बढ़ाएंगे, हाउ मच इंक्रीज इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी। मोबिलिटी पे क्वेश्चन आया है तो उसको लेते हैं यहां पे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक भी मैं आप डिफाइन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ए चार्ज्ड पार्टिकल, जेडब्ल्यू मीन्स में पूछा गया है, ए चार्ज्ड पार्टिकल having drift velocity of drift velocity of 7.5 into 10 raised power minus 4 meter per second in an electric field of कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 3 into 10 raised power minus 10 volt per meter has a mobility of, सीधे क्वेश्चन पूछा है मोबिलिटी ऑफ, जेडब्ल्यू मीन्स का क्वेश्चन है। जरा इसका सॉल्यूशन बता मेरे बच्चों, सॉल्यूशन बता इसका। बहुत आसान है, बहुत आसान सॉल्यूशन है। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो वीडी मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में दिया है 7.5 into 10 raised power minus 4 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। अब ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 raised power minus 10 वोल्ट पर मीटर। तो क्या आएगा? 7.5 अपॉन 3 2 6, 15 बन जाएंगे ये 5 इंटू 10 raised power minus 4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 raised power 10 बनेगा। ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। वोल्ट ऊपर आएगा तो पर वोल्ट तो पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 10 raised power 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द मोबिलिटी। जेडब्ल्यू मीन्स में पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है 2025 जेडब्ल्यू मीन्स में। तो क्वेश्चन देखो कितना आसान है बच्चों। अगर आप बेसिक पढ़ के भी जाओगे तो 120 आप करोगे, 120 आप अच्छे से करोगे फिजिक्स में, बेसिक पढ़ के भी अगर आप जाओगे। लेकिन मैं आपको वर्स्ट दे रहा हूं, पेपर वर्स्ट आएगा तब भी आप फाड़ दोगे, आसान आएगा तब भी आप फाड़ दोगे। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे यूनिट चेक करना है, तो यूनिट इधर दिया है मीटर पर सेकंड, इधर दिया है वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर आएगा तो प्लस आएगा, हो गया मीटर 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 स्क्वायर। तो वोल्ट ऊपर आएगा तो माइनस आएगा, पर वोल्ट, और पर सेकंड ऊपर ही है पर सेकंड। दिस इज ऑल द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द जेडब्ल्यू मीन्स 2026। दोनों क्वेश्चन आए थे बेटा, दोनों क्वेश्चन आए थे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत आसान, बहुत आसान। फीवर है मुझे बहुत, दिन भर फीवर था। आपको पता है हर एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन इससे नहीं, अपनी चैनल से हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन लिए हमने? 3 क्वेश्चन लिए, 14 क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा यहां डिस्कशन करेंगे। रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया। ये मैंने बताया आपको, लेंथ और एरिया हम क्या लेते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी L/A। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो L/A। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पता है, दोनों आपको पता होगी। ये जो रेजिस्टेंस है, it depends upon the shape and size of the conductor, but this resistivity does not depends upon the shape and size of the conductor. It is the property of the material.
ऑफ द कंडक्टर। ये तो मटेरियल का अलग अलग होता है। तो रेजिस्टेंस जो होती है ये शेप और साइज पे डिपेंड करती है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो लेते क्वेश्चन नंबर 4। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a certain wire of iron is R। आयरन है हमारे पास मटेरियल, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है R। If it is length and radius, if it is length and radius are both doubled, then देखो बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हमें पता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड। मैं यहां लिखूंगा रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड। मगर रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस को हम देखेंगे। रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है रो एल बाई ए। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे इसको खोलेंगे, रो एल बाई ए होता है पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, ये भी ले सकते हैं। अब नई रेजिस्टेंस क्या बनेगी आयरन की, रो एज इट इज कांस्टेंट है। If it is length and radius are both doubled, rho length double, pi radius भी डबल हुआ तो 2r का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 रो l अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 2 1 जार 2 2 जार रो l बाई पाई r स्क्वायर, रो l बाई पाई r स्क्वायर इज r, तो ये बनेगा r बाई 2। नई रेजिस्टेंस क्या बनी उसकी, हाफ। रेजिस्टेंस विल बी हाफ, will be halved। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी एंड रेजिस्टिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड। रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है मटेरियल की। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज, बट द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस विल बी हाल्व्ड। देखो बेटा लेंथ को मैंने क्या किया, डबल किया। रेडियस को मैंने क्या किया, डबल किया। तो रेजिस्टेंस क्या आई, हाफ। नई रेजिस्टेंस जो आई वो क्या आई, हाफ ऑफ द एक्चुअल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी और रेजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब आपको पता है टेम्परेचर का क्या असर है रेजिस्टेंस पर, उस पर भी हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। पता होगा क्यों, क्योंकि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट होते हैं, ज्यादा वाइब्रेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में वो अपोज करते हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो अगर हम उस पर क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है जेडब्ल्यू मीन्स में, उसी पर हम एक क्वेश्चन लेंगे। द सॉलिड इज which have negative temperature coefficient of resistance, negative temperature coefficient of resistance, अल्फा सुना होगा, coefficient of resistance R। क्या है, सॉलिड्स विच है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। जरा मैं ऑप्शन दूंगा आपको, सेमीकंडक्टर्स ओनली,
B. Insulators and semiconductors. Semiconductors. C. Metals भी डालेंगे इसमें. और D. Insulators on. इन दोनों क्वेश्चन को इकट्ठे करेंगे हम. एक और क्वेश्चन लेंगे इसमें, एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर दोनों को हम. Which of the following graph represents the variation? Which of the following graph represents the variation of resistivity rho with temperature T? For copper. बुद्धि में डाल देना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है. बताओ दोनों क्वेश्चन बताओ, दोनों क्वेश्चन. The solids which have negative temperature coefficient of resistance, negative. I think insulators and semiconductors. The correct answer is insulators and semiconductors. For conductors it's positive. Positive. हो गया एक क्वेश्चन आपको क्लियर. अब आप बोलोगे सर ये ग्राफ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सर ने हमें कभी कॉपर का ग्राफ पढ़ाया ही नहीं है. बेटा कॉपर को आप देखो क्या है, कंडक्टर है, घर घर यूज होता है, कंडक्टर है. तो कंडक्टर का ग्राफ आपने पढ़ा है. विद इंक्रीज इन कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यहाँ पे देखो गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है. तो यहाँ पे रो है और टी है. तो मुझे लग रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है. तो ये वाला करेक्ट आंसर है. यहाँ पे कॉपर दिया है, कॉपर कंडक्टर है. यहाँ पे कोई और दिया होगा इंसुलेटर, कोई और दिया होगा सेमीकंडक्टर. तो आपको पता है इंसुलेटर को क्या हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर को क्या हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कंडक्टर को क्या हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हिंट होती है क्वेश्चन, ये जो सीरीज है ना ये हिंट होती है आपको, ताकि आप डीपली जाओगे फिर उन टॉपिक्स में और उनको पढ़ोगे. उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं. अब हम चलते हैं आगे. ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था 5 और ये था 6. क्वेश्चन नंबर 6. वीडियो को पॉज करो और इनको उतारो. ऐसे क्वेश्चन को उतारना चाहिए ताकि आप फिर देखोगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, उनको भी आप ट्राई करोगे. तो चलते हैं आगे, लेते हैं एक और क्वेश्चन जो हम चलेंगे केसीएल और केवीएल पर. किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नीट के 40 साल टाइम में कभी भी नहीं पूछा है ऐसा क्वेश्चन. कभी आप नहीं देखोगे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है. लेकिन 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 कोई भरोसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो हम इसको कंसिडर करेंगे. आपको इस पे जो भी आसान क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है. केसीएल और केवीएल का दोनों लॉ हम एक ही में यूज करें, चाहे करंट लॉ और वोल्टेज लॉ एक ही क्वेश्चन में हम यूज करेंगे. तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7. क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं. किरचॉफ्स लॉ का, किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. इन द पार्ट ऑफ ए सर्किट, इन द part of a circuit shown in fig
shown in field, the potential difference Vg minus Vh between point G and H are will be, हम इसको बना लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सर्किट को। ये G है और ये H, इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सर्किट में और कुछ भी दिया है, यहाँ पे है करंट 1 एम्पियर और यहाँ पे है करंट 3 एम्पियर, बिल्कुल। अब ये 4 ओम है, करंट आ रही है यहाँ से 2 एम्पियर, ये 3 वोल्ट है, तो ये कितना है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है और ये है 5 वोल्ट। अब देखो बच्चों, केसीएल और केवीएल यूज करो, केसीएल और केवीएल, केसीएल और केवीएल। देखो बच्चों, यहां पे यूज करेंगे, इस पॉइंट पे हम केसीएल यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। 1 एम्पियर 3 एम्पियर, आउटगोइंग करंट इज 4 एम्पियर, आउटगोइंग इज इक्वल टू इनकमिंग, तो इनकमिंग होगी 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। आप देखो यहां से 2 एम्पियर आ रही है, ये हुए 2 एम्पियर, यहां तक है 2 एम्पियर, तो इसका मतलब है यहां पे यूज करो, ये 2 एम्पियर है तो मुझे लग रहा है यहां से भी 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर हो गया 4 एम्पियर, तभी 4 एम्पियर 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर निकल गई हमें इसकी करंट, इस वाले की। इनकमिंग करंट इज 2 एम्पियर, आउटगोइंग करंट इज 4 एम्पियर, तो हमें इनकमिंग को भी 4 बनाना है, तो 4 कैसे बनेगा, यहाँ 2 यहाँ 2, 2 2 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर और 3 एम्पियर, 4 एम्पियर इनकमिंग, 4 एम्पियर आउटगोइंग, ठीक है। ये है केसीएल। अब केवीएल लगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन G एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन H क्या आएगा, 2 और 4, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, 2 4 जा 2 क्रॉस 4, बिल्कुल। 3 प्लस आएगा माइनस आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस आएगा, -3 वोल्टेज लॉ। ये 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, अब ये 2 और ये 1, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 2 और ये 1, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मुझे लग रहा है ये माइनस आएगा, 2 इंटू, जरा इसको हटा, यहां लिखेंगे, बहुत आसान है, केवीएल यूज करना, केवीएल को यूज करो, VG माइनस VH, हम कहां से आ रहे हैं, यहां से, V इज इक्वल टू IR, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, माइनस आएगा, ये 3 है क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि ये यहां से आ रहा है नीचे से, तो करो इसको, 8 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2, 12 माइनस 5, 7 वोल्ट,
Potential difference between the G and H is 7 volt. This is by the Kirchhoff result. It has been never asked in the NEET exam from last 40 years. एम्स वगैरह में ये पूछा कभी नहीं गया है, तो लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो जहां पे केसीएल और केवीएल दोनों यूज करने होंगे। मैंने आपको केसीएल भी समझाया कैसे करना है। केसीएल क्या होता है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। इनकमिंग 2 ही थी, आउटगोइंग 4 ही थी, तो यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ से नहीं दिया था, तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये खुद ही मैंने लगाया कि यहाँ से 2 आ रहा है, 2 2 हो गए 4 हो गए 4। अब वोल्टेज ला लगा, 2 into 4 is 8, ये आएगा -3, 2 2 4 ये आएगा प्लस, 2 into 1 ऐसे आ रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ये माइनस आएगा, तो 7 वोल्ट इज द आंसर। अब है चार्जिंग ऑफ द बैटरी एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, उस पर भी क्वेश्चन होंगे। चार्जिंग ऑफ द बैटरी एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, इसको हटाए, समझ आया बच्चों, समझ आया, बहुत आसान। तुम चील हो, ऊंची उड़ान के लिए बनी हो। You are eagle, fly over the clouds. डरना नहीं। चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। थोड़ा मैं इसके सीधे ही क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, अगर आप देखोगे चार्जिंग ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू E प्लस IR। E होता है EMF कांस्टेंट होता है बैटरी का, I करंट और R होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हम उसको थोड़ी अवॉइड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप चार्जिंग में देखोगे, चार्जिंग में वोल्टेज जो होती है ग्रेटर देन ईएमएफ होती है जब चार्ज होती है बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी। यहां होता है V इज इक्वल टू डिस्चार्जिंग में E माइनस IR। मतलब जब आप बैटरी यूज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो, हाय व्हाट वगैरह ऑल दैट व्हाट्सएप, तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। अगर उसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, वो 5 वोल्ट नहीं देगा, वो 5 वोल्ट से कम देगा, E माइनस IR। तो जो वोल्टेज होती है उसकी वो लेस देन होती है ईएमएफ। चार्जिंग में वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ, डिस्चार्जिंग में वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ। अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज है, आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो, वो डिस्चार्ज हो रहा है 95, 94, 93, 90, 80 ऐसे ही डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर उसका ईएमएफ, बैटरी का उसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, वो 10 वोल्ट नहीं देगा, 10 वोल्ट से कम देगा, E माइनस IR, कुछ उसका माइनस हो जाएगा, तो उसकी वोल्टेज जो होती है लेस देन ईएमएफ होती है, यहाँ वोल्टेज ग्रेटर देन ईएमएफ होती है। कभी कभार असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, इन द चार्जिंग ऑफ द बैटरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ, इन द डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ। हम इसमें क्वेश्चन लेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। मैं बहुत थक गया, बहुत थ्योरी है मुझे, बहुत थ्योरी। 4 बजे मैंने चेक किया 100 था, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, चाय पी थी, तो थोड़ी सी मुझे फर्क हो गई, तो आ गया मैं क्लास देंगे। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है? 9। चलो देखिए, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, द टर्मिनल voltage of a battery whose EMF is 10 volt, electromotive force is 10 volt, and internal resistance 1 ohm. And internal resistance 1 ohm. When connected through an external resistance, when connected through an
external resistance of 4 ohm as shown in figure. सर्किट दिया है, as shown in figure. देखो बेटा सर्किट क्या है, सर्किट 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 तुझको ये है 10 वोल्ट, ये है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये R, ये 4 ओम। तो करंट यहाँ से जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इतना तो आपको पता होगा। करंट आई जा रही है ऐसे, ये करंट आई। हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। देखो बेटा इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। 10th में हमें बच्चों को दिखाते हैं, 10th क्लास में V इज इक्वल टू आया, I is equal to V total by total resistance of the circuit. Total voltage is 10 volt and total resistance is 1 plus 4. 4 plus 1 ohm, that's 5. That means I is equal to 10 by 5, that's 2 ampere. मिली हमें करंट, कितनी करंट है इसमें? 2 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। V is equal to IR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। V I कितना है? 2, R कितना है? 4, 8 वोल्ट। द टर्मिनल वोल्टेज इज 8 वोल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज इज 8 वोल्ट। अगर ऐसे करेंगे कैसे? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी whose EMF is 10 internal resistance 1 ohm and connected with an external resistance are shown in figure. V is equal to EMF minus IR। I कितना निकलेगा? V अपन R, V टोटल बाय R टोटल, तो आएगा V टोटल है 10, R टोटल है 4 1 5, 2 एम्पियर। तो इधर यूज करो, ये हो गया 10 माइनस 2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस 1 है, वो हो गया 8 वोल्ट। ऐसे करो 1 एंड द सेम, ऐसे करो 1 एंड द सेम। क्लियर? ऑल क्लियर? तो ये था लिटिल बिट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी को कल हम वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कल आएंगे इंशाल्लाह। कल छुट्टी है, कल सेशन बड़ा होगा इंशाल्लाह। तकरीबन 1.5 घंटे का सेशन होगा, 1.5 घंटे से 2 घंटे का सेशन होगा। तकरीबन क्वेश्चंस 15 हो गए। 15 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप चील है, आपका वे नहीं है, चील है ऊंची उड़ान के लिए बनी हो। तो ऊंची उड़ान भरो, पढ़ो, मेहनत करो, रिवाइज करो, तो ऊपर वाला आपको साथ देगा, आप कामयाब होगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।